दोस्तों मुंबई की एक रोड पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत सारी गाड़ियाँ आती और जाती रहती है। रोड के इस पार एक लड़का अपने स्टेशन पर जाने के लिए इन गाड़ियों की भीड़ को ख़त्म होने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि कब हरा सिग्नल हो और कब लोगों को पार करने वाला सिग्नल आए तो मैं इस रोड को पार करके मैं अपने स्टेशन पर जाऊं और टाइम से पहुंच जाऊं और मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाऊं। लेकिन दोस्तों वो जो लड़का अपने स्टेशन पर जाना चाहता है वो अपने बहन की शादी के लिए जाना चाहता था। कई वर्षों से मुंबई में वो काम कर रहा होता है जिसकी वजह से जब 5 से 7 लाख रुपए का व्यवस्था कर लेता है तो वो इस खुशी में सोचता है कि मैं अपने बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगा। लेकिन दोस्तों वो जो लड़का होता है वो रोड के इस पार जब खड़ा होता है तो देखता है कि रोड के उस पार एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जिसकी उम्र महज कोई 22 से 25 वर्ष की रही होगी। उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी नयन को देखकर ये लड़का कहीं न कहीं उसके दिल का राजा बन जाता है। लेकिन दोस्तों अब ये लड़का उसकी तरफ जाता है और वो लड़की इसके तरफ आना ही चाहती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो लड़की रोड के इस तरफ आती है तो तभी एक कार बहुत ही रफ्तार से आ रही होती है कि इस लड़की को धक्का देती है और ये लड़की जा कर के रोड के उस पार गिरती है। जैसे ही वो लड़की गिरती है तो उसके सर में गहरा चोट आ जाता है और खून के छींटे रोड पर बिछ जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में मुंबई में करोड़ों लोग होते हैं लेकिन सब लोग उस लड़की के शक्ल को उस लड़की की बॉडी को देख करके वहाँ से हट जाते हैं लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। अब दोस्तों उसके बाद में जो वो लड़का था जो स्टेशन की तरफ जा रहा था जो अपने गांव को जाने के लिए तैयार था वो पहुंच करके जब देखता है कि उस लड़की की हालात बहुत ख़राब है तो वो लोगों से आवाज़ लगाता है, लोगों को बुलाता है कि आप लोग इसकी मदद कीजिए। अगर मैं अपने घर नहीं जा रहा होता तो मैं इसके लिए जान दे देता। अब दोस्तों कोई भी उस लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आता है तो वो बेचारा जो लड़का होता है वो सोचता है कि मेरी बहन की शादी अभी 1 महीने है और मैं पहले इस लड़की की ज़िंदगी बचाता हूँ क्योंकि किसी की ज़िंदगी सबसे बड़ी अहमियत रखती है। अब दोस्तों उसके बाद में वो लड़का जो होता है वो उस खूबसूरत सी लड़की को ले जा कर के एक मुंबई के अस्पताल में एडमिट करा देता है। जब वहाँ एडमिट करा देता है तो अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि कम से कम 5 से 7 लाख रुपए लगेंगे और इसके सर पे गहरी चोट आई हुई है। अगर इसे ठीक होना है तो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए काउंटर पर आपको जमा करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो लड़का होता है बेचारा जो अपने घर को रवाना था वो सोच में पड़ जाता है कि करूं तो क्या करूं क्योंकि अगले ही महीने उसकी बहन की शादी होती है। लेकिन वो सोचता है कि मेरी बहन की शादी किसी तरीके से हो जाएगी, अगर पैसा नहीं रहा तो मैं किसी के द्वारा कर्ज लेकर के अपनी बहन की शादी कर दूंगा, पहले इस लड़की की ज़िंदगी को बचाते हैं। लेकिन दोस्तों कई दिन के बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो लड़की पहले कहती है कि मुझे अस्पताल में लाया कौन। दोस्तों उसके बाद में जब उस लड़के को देखती है तो उस लड़के को देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों कहानी ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आप लोग इस कहानी को ध्यान से और पूरी वीडियो को देखिए तब आपको इस कहानी का भरपूर आप आनंद उठा पाएंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि दोस्तों हमारा ये चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट की बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों जो वो लड़का होता है उस लड़की से कहता है कि आपकी ज़िंदगी खतरे में थी और मुंबई में करोड़ों लोग हैं लेकिन किसी ने आपकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब आप तो ठीक ठाक हो गई हो और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी बहन की शादी करना है। अब उसके बाद में वो कहता है कि मेरे पास जो भी पैसे बचे थे हमारे सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, मुझे बस इस बात की चिंता है कि मेरी बहन की शादी कैसे होगी। अब वो जो लड़की थी जिसे ये लड़का बचाया था वो कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलिए क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है तो मैं भी आपकी बहन की शादी में जाना चाहती हूँ। अब दोस्तों
वो जिद कर लेती है वो लड़की, और उसके बाद में जब उस लड़के के साथ में उसके गांव आती है तो वो लड़का उस लड़की को जब अपने गांव में लेकर के आता है तो शादी के समय बहुत ही ज़्यादा चिंता में खो जाता है। उसके माँ बाप भी चिंता में हो जाते हैं कि बेटा मुंबई से कमा करके लौटा है, अब बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाएगी। लेकिन इन सारी चिंताओं का जड़ वो लड़की बन चुकी थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। अब उसके बाद में वो लड़की कहती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, अपनी बहन की शादी धूमधाम करिए, आप जितने सारे पैसे लगेंगे मैं पैसा दूंगी, और किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इस गांव में सबसे अच्छे से शादी तुम्हारे बहन की होनी चाहिए। अब इतना सुनते ही वो लड़का हैरत में पड़ जाता है कि इस लड़की के पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से। वो लड़की कहती है कि पैसे चाहे कहीं से भी आएँ, आप शादी की व्यवस्था कीजिए, आप शादी की तैयारी कीजिए। अब उसके बाद में दोस्तों अगले हफ्ते शादी धूमधाम से होने की तैयारी हो जाती है। ये लड़की अपने जेब से एक चेकबुक निकालती है और उसमें बहुत सारे पैसे लिख करके उस लड़के के नाम दे कर देती है और कहती है ले जाओ, अकाउंट से पैसे निकाल कर ले आओ और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करिए। दोस्तों उसके बाद में जब शादी उस लड़की की हो जाती है और जब विदाई होने लगती है तो ये जो मुंबई वाली लड़की होती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, ये उस लड़की के गले लग कर के रोने लगती है और कहती है कि जा बहन, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से बीते और उम्र दराज हो बहन, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें एक नई ज़िंदगी, एक आज से नई ज़िंदगी जीने जा रही हो तुम। और यही कहते हैं जब ये जो लड़की मुंबई से जिसका एक्सीडेंट हुआ था उस लड़के की बहन की जब विदाई कर देती है तो कहती है कि आपने हमारे साथ बहुत ही बड़ा एहसान किया था और मैंने भी आपकी बहन की शादी करा दी। अब मैं मुंबई को जाना चाहती हूं और आप अपने घर पे खुश रहिए। अब दोस्तों उसके बाद में उस लड़के के घर में जो उसके माँ बाप होते हैं बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं कि ऐसा लगता था जैसे कि कुछ समय के लिए एक नया सा परिवार बस गया है। उस घर में कोई एक करिश्मा सा, कोई एक अजूबा आ गया था और आज वो जाने की कह रही है। लेकिन दोस्तों उसकी माँ कहती है कि बेटी अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम हमारे इस बेटे से शादी कर लो। वो कहती है कि माँ मुझे तो इनसे अस्पताल में ही प्यार हो गया था, मैं तो इनको दिल और दिमाग में अपने बसा चुकी हूँ, लेकिन मैं असमर्थ हूँ, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती हूँ। अब उसके बाद में उसकी माँ कहती है कि बेटी क्यों नहीं कर सकती हो, क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? वो कहती है कि माँ मेरे बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश मत करिए, अगर जिस दिन आप हमारी बारे में जान जाओगी तो उस दिन से आपको तो क्या आपके पूरे परिवार को घिन आ जाएगी। दोस्तों उसके बाद में इतना कहते ही वो अपने बैग को उठाती है और कहती है कि माँ मुझे जाने दीजिए। अब उसके बाद में सब लोग जिद पर अड़ जाते हैं कि अगर तुम्हें शादी हमारे बेटे से नहीं करनी है तो मत कीजिए, लेकिन अपने बारे में अपनी सारी सच्चाई बता के जाइए। दोस्तों उसके बाद में वो लड़की कहती है कि आप लोगों को अगर बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहे हैं तो मैं अपनी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैं मध्य प्रदेश की एक मुस्लिम समाज की लड़की हूँ। मेरे घर में मेरे माँ और मेरे बाप के अलावा कोई नहीं था, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुकी होती है और मेरी माँ के इलाज के लिए बहुत ही सारे पैसे लग रहे थे, और जो मेरा बाप होता है, मेरा बाप मेरी माँ को इलाज नहीं करा पाता है और मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। लेकिन वो लड़की कहती है कि जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है तो जो मेरा बाप होता है वो मेरा बाप मुझे गंदी नीयत से देखने लगता है। लेकिन ऐसे में मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। कई बार मेरा जो बाप होता है हमारी इज्जत लूटने की कोशिश करता था, मेरे कपड़े को फाड़ देता था और मैं किसी तरीके से उससे बचती रहती थी। इसी दौरान मेरा उसी गांव में एक लड़के से प्यार हो गया था जिस लड़के का नाम रामा रेड्डी होता है। दोस्तों वो कहते हैं कि जो रामा रेड्डी नाम का लड़का होता है वो बहुत ही खूबसूरत था। मैं उससे प्यार करने लगी थी। अब उसके बाद में मैं तो सोचती थी उस लड़के से शादी करके अपना एक नई आशियाना बनाऊंगी, एक नई ज़िंदगी जी लूँगी, लेकिन मेरे नसीब में ज़िंदगी लिखी ही नहीं होती है। दोस्तों वो लड़की उस परिवार वालों को बताती है कि
जो मेरा बाप था, मेरी खूबसूरती को देख करके वो मचल गया था। वो कहती है कि आज मैं इसी खूबसूरती के चलते इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ। लेकिन आगे वो बताती है कि मैं रामा रेड्डी नाम के लड़के से जब प्यार करने लगी थी, तो वो लड़का मुझे हमारे बाप के चंगुल से उठा करके वो मुंबई लेकर के चला जाता है। मुझे है कि जो रामा रेड्डी नाम का लड़का मुझे मुंबई में ले गया होता है, वो कई हफ्ते या कई महीने तक मेरे साथ संबंध बनाता है और हम दोनों रिलेशन में हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही जो रामा रेड्डी होता है, वो एक आलसी और एक बहुत ही ज़्यादा आलसी लड़का होता है, जो कि मुंबई में वो कुछ काम नहीं करता है। उसके पास में जो पैसे थे जब खर्च हो जाते हैं, तो वो मुझे एक कोठे पर बेच दिया है। अब दोस्तों उसके बाद में वो बताती है, उस परिवार वालों से कहती है कि मुझे कोठे पर एक ऐसी महिला मिल गई जो कि मुझे कई सालों तक उसी कोठे पर कैद करके रखी थी और मेरी रूप रेखा को देख करके मुंबई के करोड़ों लोग हमारे इस बदन से खिलवाड़ किए और हम तो पैसे कमाते रहे, लेकिन अपनी इस बदन की खूबसूरती को गंवाते रहे। लेकिन ऐसे में कई साल तक हमारे साथ ये सिलसिला चलता रहा। मैं वेश्या के काम करती रही, मैं लोगों के बिस्तर गर्म करती थी और मैं लोगों को एक खाने के जैसे उनके सामने परोसी जाती थी। लेकिन ऐसे ही सिलसिला चलते चलते जो महिला मुझे कैद करके रखी थी, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर मैं अब भी उस जगह से हटना चाहूँ तो भी कोई काम के नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो जहन्नुम बन चुकी थी। अब उसके बाद में जब वो औरत मर जाती है, तो उसके बाद मैं उसका स्थान, अब वो लड़की कहती है कि जब उस कोठे की मालकिन मर जाती है, तो मैं उस कोठे की बड़ी मालकिन बन जाती हूँ। दोस्तों उसके बाद में वो लड़की और भी बताती है कि मैं 5 से 7 साल तक ऐसे ही वेश्यागिरी करती रही और आज मेरे पास अरबों खरबों रुपए हो गए हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी किस काम की, ये पैसे किस काम के, ये शोहरत किस काम के, ये दौलत किस काम के, और ये किस काम की है ज़िंदगी, और ये पैसे हमारे समान, हमारे मिट्टी समान हैं। दोस्तों अब वो कहती है कि मेरी एक्सीडेंट हो गई और आपके जो लड़का है, इन्होंने मुझे बचाया और ये तो एक भगवान के रूप में है। लेकिन मैं तो इनसे उसी अस्पताल में ही प्यार करने लगी थी, उसी अस्पताल में इन्हें दिल दे बैठी थी कि मैं इनसे शादी कर लूँगी। लेकिन शादी मेरे नसीब में कहाँ है, क्योंकि मैं इनके लायक नहीं हूँ। लाखों लोगों ने मेरे बदन को नोचा है और कई लोगों ने मेरे बदन के साथ उस तरह से हैवानियत किया है, और मैं इस बदन को इस आपके बेटे को नहीं देना चाहती हूँ। अब दोस्तों इतना सुनकर के पूरा परिवार शोक में डूब जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई जहरीला सांप इन्हें सूंघ करके चला गया हो। अब दोस्तों इतने में जो लड़का होता है वो कहता है कि देखो वैशाली, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, करोड़ों लोग तो क्या, अगर पूरी दुनिया के लोग तुमसे संबंध बनाए होंगे तो भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि तुम अपने मर्जी से इस धंधे में नहीं आई। अगर तुम्हारा बाप ही हैवान था, और इस दुनिया में तो लोग ही ऐसे हैं कि जो हवस के पुजारी बैठे हो, तो तुम अपने मर्जी से नहीं, तुम्हें जबरन इस धंधे में धकेला गया है, तो तुम क्यों नहीं इस धंधे से बाहर निकल आती हो। अब दोस्तों इतना बता करके, इतना जब वो कह देता है लड़का, तो वैशाली की आंखों से ऐसा लगता है कि जैसे मोतियों की बारिश गिरने लगे हो। वो रो रही होती है और उसके माँ के कदमों में गिर जाती है और उसके बाप के गले से लिपट करके रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये परिवार इतना अच्छा भी हो सकता है। दोस्तों जब वो लड़का राजी हो जाता है इस वैशाली के बात को सुन करके, तब पर भी उसे एतराज़ नहीं होता है, तो वो लड़की कहती है कि अगर आपको नहीं एतराज़ है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों उसके बाद में अगले ही हफ्ते धूमधाम से वैशाली और वो जो लड़का होता है अपनी बहन की शादी किया था, दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और वो जो लड़का होता है उस धंधे वाले की ज़िंदगी एक नए सिरे से बना देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर हमारी कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलता हूँ किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।